गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 819 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम कुछ करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक यानी जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं, 5 प्रश्न बढ़ाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए जेंटल जॉइंट समिट का आयोजन किया गया। जेंटल जॉइंट समिट समाचारों में रहने वाला किससे संबंधित है? भारतीय गैंडे, एशियाई हाथी, गंगा नदी डॉल्फिन या ब्लू व्हेल? बताइए। जेंटल जॉइंट समिट एशियाई हाथियों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, एशियाटिक एलिफेंट। तो एशियाई हाथी के समक्ष जो है वर्तमान में विलुप्ति का खतरा बना हुआ है। पृथ्वी पर इनकी संख्या केवल 35,000 रह गई है। पूरी पृथ्वी पर बस 35,000 एशियाई हाथी, इनमें से 27,000 भारत में पाए जाते हैं। और हाल ही में 22 फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी द्वारा केरल में जेंटल जॉइंट समिट का आयोजन किया गया और इस समिट में जंगली हाथी और जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए मथांग मानव मैत्री नामक संचालन समिति का गठन किया गया था। देखिए, बात करें 22 फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी की, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक संगठन है जो भारत में लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड एशियाई हाथियों की देखभाल करने और उनकी रक्षा करने हेतु संधारणीय समुदायों का निर्माण करने का कार्य कर रहा है। और इसने अपना काम जो है वो केरल से आरंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाम ऑयल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? पाम ऑयल का मतलब है ताड़ का तेल। ताड़ का तेल में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो वैश्विक स्तर पर अगर पाम ऑयल की बात करें, ताड़ के तेल की बात करें, तो शीर्ष देश कौन सा है? इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद नाइजीरिया, थाईलैंड और कंबोडिया। भारत में पाम ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों का युग्म भारत में प्याज और दुग्ध में सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए, भारत में सर्वाधिक प्याज उत्पादक जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, और दुग्ध उत्पादक जो राज्य है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। तो वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक प्याज उत्पादक देश है, और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। भारत में बात करें तो भारत में प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, कर्नाटक द्वितीय स्थान पर, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना में भी प्याज का उत्पादन किया जाता है। और इन सभी राज्यों में अकेले महाराष्ट्र की जो हिस्सेदारी है 28.32% की है प्याज उत्पादन में भारत में, यानी प्रथम स्थान पर। नंबर 4 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारत में 1946 में आयोजित प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हिस्ट्री का सवाल आ गया ये, ठीक है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मुस्लिम लीग ने 1937 के प्रांतीय चुनावों की तुलना में 1946 में बेहतर प्रदर्शन किया। पहला स्टेटमेंट तो यह है। दूसरा स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग केवल बंगाल और सिंध प्रांत में ही मंत्रिमंडल के गठन में सफल हुई। क्या ये दूसरा बात सत्य है? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो 1937 के चुनावों की तुलना में मुस्लिम लीग ने 1946 के प्रांतीय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया। मुस्लिम लीग ने 86.6% मुस्लिम मत प्राप्त किए और बंगाल तथा सिंध प्रांत में तो बहुमत प्राप्त किया उसने। 1937 के चुनावों की तुलना में मुस्लिम लीग ने स्वयं को स्पष्ट रूप से मुसलमानों के मध्य मुख्य दल के रूप में स्थापित किया 1946 में, ठीक है। 1946 से कंपैरिजन कर रहे हैं हम। अब देखिए, 1946 के प्रांतीय चुनावों में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है, मद्रास और संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। ये भी याद रखिए, पूछ लिया जाता है ये। देखिए, मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध प्रांत में मंत्रिमंडल गठित किए, ठीक है, कांग्रेस ने यहाँ, मुस्लिम लीग ने यहाँ। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और अकाली दल ने संयुक्त गठबंधन से सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुछ समय पहले सुर्खियों में रहने वाला मारपोल अभिसमय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। मारपोल अभिसमय का संबंध किससे है?
जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम से। तो नौवहन से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स मार्पोल कन्वेंशन को 1997 में अंगीकृत किया गया था। 31 दिसंबर 2019 तक उत्सर्जन नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर संचालित जहाज़ों के ईंधन में यानी उनके तेल में सल्फर की मात्रा 3.50% निर्धारित थी। ठीक है, किंतु हाल ही में क्या कर दिया है, मार्पोल विनियमों में संशोधन किए गए हैं और इस संशोधन के अनुसार जहाज़ों में प्रयुक्त ईंधन में सल्फर की मात्रा को विश्व स्तर पर 3.5% से घटाकर जो ये थी केवल 0.5% तय किया है। ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। लोकसभा स्पीकर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, सदन में मतों के बराबरी की दिशा को छोड़कर लोकसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है। अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ने अपने निर्णायक मत का प्रयोग एक बार भी नहीं किया। क्या ये बात सत्य है? देखिए, लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उनमें से ही एक स्पीकर चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और जब सदन में मत बराबर हो जाते हैं ना, तभी लोकसभा का स्पीकर जो है वो निर्णायक मत करता है। ठीक है, ऐसे नहीं करता। तो सही है पहला वाला स्टेटमेंट। और अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ने अपने निर्णायक मत, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया है। क्या ये बात भी सत्य है? बिल्कुल, ये दोनों बातें सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष मतों की बराबरी की असाधारण दशा के अतिरिक्त सदन में मतदान नहीं करता। इसे लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट के रूप में जाना जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में किया गया है। तो पहला वाला करेक्ट। एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि सदन की किसी भी बैठक में लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो पहले मत नहीं देता, वो पहला ही मत देगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में वो निर्णायक मत का हकदार नहीं है, उससे पहले ही वोट ले लेंगे। ठीक है, जब उसको हटाए जाने का प्रस्ताव जो है वो क्या नाम है, विचाराधीन रहेगा। तो अभी तक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 7वां प्रश्न है, प्रायः समाचारों की सुर्खियों में रहने वाला नॉर्दर्न अलायंस का क्या उद्देश्य है? नॉर्दर्न अलायंस का क्या उद्देश्य है? अफगानिस्तान में तालिबान शासन का मुकाबला करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नॉर्दर्न अलायंस, जिसे यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर सॉल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को अपदस्थ करने का प्रयास करने वाला सैनिकों का एक गठबंधन था। ठीक है, अब तो स्थिति उलट हो गई है पूरी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट कुछ दूसरा स्टेटमेंट बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करदाता अपने टर्नओवर पर अल्प कर भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अल्प कर का भुगतान करते हैं। इस योजना का उद्देश्य करदाता पर प्रशासनिक बोझ को कम करना है। क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जीएसटी कंपोजिशन के बारे में? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए उपलब्ध एक कर भुगतान प्रणाली है और सामान्य वस्तु एवं सेवा कर फाइलिंग की तुलना में कंपोजिशन स्कीम जो है दो प्रमुख लाभ प्रदान करती है। पहला तो है कागजी कार्यवाही और अनुपालन संबंधी आयात आवश्यकता में कमी, और दूसरा है निम्न कर देयता। तो इस कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो है पंजीकृत करदाता अपने टर्नओवर पर अल्प कर का भुगतान करते हैं। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य करदाता पर प्रशासनिक बोझ को कम करना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह अर्थव्यवस्था में असमानता के प्रतिरूप का मापन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है, और यह गुणांक जितना कम होता है अर्थव्यवस्था में असमानता उतनी ही अधिक होती है। बताइए कौन सा करेक्ट है? इंपॉर्टेंट है गिनी गुणांक, लॉरेंस वक्र, कुजनेट्स वक्र, ये पूछ ले आते हैं एग्जाम में, लाफेर। देखिए, गिनी गुणांक जितना कम होता है ना, अर्थव्यवस्था में असमानता उतनी ही कम होती है। ठीक है, और गिनी गुणांक जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था में असमानता उतनी ही अधिक होगी। तो दूसरा वाला गलत है। ना तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगर विश्व बैंक आ जाए तो दोनों गलत हैं। ठीक है, इनके द्वारा जारी नहीं किया गया है।
तो इसका आंसर हम लगाएंगे, इनमें से कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो गिनी गुणांक या सूचकांक कह लो उसको, इताबली सांख्यिकीविद कोराडो गिनी द्वारा वर्ष 1912 में विकसित किया गया सांख्यिकीय माप है, न कि आरबीआई, विश्व बैंक या आईएमएफ। इसका उपयोग प्रायः आर्थिक असमानता के माप के रूप में आय वितरण को मापने या कभी कभी लोगों में धन का वितरण मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो गलत है पहला वाला। कोराडो गिनी ने। गिनी गुणांक जितना कम होता है अर्थव्यवस्था में असमानता उतनी ही कम होती है। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था में असमानता उतनी ही अधिक होगी। गिनी गुणांक को प्रायः लॉरेंज वक्र के माध्यम से ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। पादप हार्मोन्स कार्य, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक, साइटोकाइनिन के सामने कोशिका विभाजन लिखा, एथिलीन फलों को पकना। बताइए, ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, एथिलीन फल का पकना। ये प्लांट हार्मोन है, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीटोसिन भी पूछा जाता है कभी कभी, जिब्रेलिन, ये सब पूछ ले जाते हैं। तो सभी सही हैं, डी है इसका आंसर। 11वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? सरसई नावर झील को मान्यता प्राप्त है, समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य को मान्यता प्राप्त है, त्रिपुरा की रुद्र सागर झील को मान्यता प्राप्त है, पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य को मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, कोलेरू को है प्राप्त। तो पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य और लघु कच्छ रण में स्थित जो लवणीय दलदल है वो रामसर स्थल में शामिल नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण रामसर स्थल याद रखिए, जैसे कि अष्टमुडी रामसर स्थल में है केरल की, दीपोर बील इंपॉर्टेंट है, हाल ही में न्यूज़ में थी, असम में। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में रामसर में शामिल है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा की रामसर में शामिल है। बेम्बनाथ झील केरल की रामसर में शामिल है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की रामसर में शामिल है। ठीक है, आर्द्रभूमियाँ तो बहुत हैं भारत में, लेकिन कितनी रामसर में शामिल है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की हाल ही में, एक तो पहले सी थी, 6 और शामिल की गई, 7 हो गई। ठीक है, वो भी न्यूज़ में बनी रहती हैं। 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? इस तरह के सवाल भी बना लिए जाते हैं। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, और अंत्यकरण की स्वतंत्रता। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, 29-30 में सांस्कृतिक सुरक्षा है। तो ये अल्पसंख्यक वाली बात तो सांस्कृतिक उसमें आएगी। ठीक है, धर्म में थोड़ी आएगी, धर्म में आएगा ये पहला वाला और तीसरा वाला। तो इस तरह से एलिमिनेट करे जाते हैं ये सवाल। 2 जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 होगा। तो देखिए, यहाँ कथन जो है वो सांस्कृतिक सुरक्षा की बात कर रहा है, ना कि धर्म की स्वतंत्रता की। तो बी को एलिमिनेट कर दीजिए। 13वां प्रश्न है, किसी एक विद्रोह की बात हो रही है इनमें से, सन्यासी, कोल, मुंडा या संथाल। चलिए देखते हैं क्या है। यह विद्रोह 1831 और 32 के दौरान बिहार और उड़ीसा के छोटा नागपुर और सिंह भूमि क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह के आरंभ का मुख्य कारण ब्रिटिश कानून का अधिरोपण करना था, जिसने वंशानुगत स्थानीय प्रमुखों की शक्ति के समक्ष जो है वो संकट उत्पन्न किया। इस आंदोलन में विद्रोहियों ने बाहरी लोगों की संपत्तियों को आग लगाकर नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु कुछ ही सप्ताह के बाद अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। कौन सा विद्रोह है ये? संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ऊपर सन देखिए, 1831-32। अगर आपको कुछ नहीं पता और सन से रिलेट किया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो एलिमिनेट कर दोगे। ना संथाल है, ना सन्यासी है, ना मुंडा है, ये कोल विद्रोह की बात हो रही है। तो उपरयुक्त सभी विशेषताएं कोल विद्रोह से संबंधित है, पढ़ लीजिएगा इसको। नंबर 14 पर आ जाइए। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, बताने के इनमें से कौन सा सही है। सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यह केवल भारत में आयातित वस्तुओं पर अधिग्रहित किया जाता है या अधिरोपित किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों सीमा शुल्क आरोपित कर सकती हैं क्या? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स सही, अप्रत्यक्ष कर है, पहला वाला सही है। यह केवल भारत में आयातित वस्तुओं पर अधिग्रहित किया जाता है, गलत है, आयातित निर्यातित दोनों है। केंद्र सरकार लगाती है केवल कस्टम ड्यूटी। ठीक है,
तो इसका आंसर 2 हटाइए, जहाँ जहाँ 3 को भी हटा दीजिए, केवल एक ही होगा। तो सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। यह भारत में आयातित एवं निर्यातित दोनों वस्तुओं पर लगाया जाता है। देखिए संविधान की बात नहीं हो रही है, सांविधानिक, ठीक है, उपबंधों में केंद्र को आयातों एवं निर्यात संबंधी विधान बनाने तथा शुल्क संग्रहण करने का अधिकार दिया गया है केंद्र को। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है CBEC सीमा शुल्क मामलों के लिए शीर्षस्थ निकाय है। तो केंद्र के पास है, स्टेट के पास नहीं है। दूसरा तीसरा कट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में सुर्खियों में रहा है ट्रैकिया। क्या है ट्रैकिया? ट्रैकिया क्या है? रोगी में हेपेटाइटिस C वायरस का पता लगाने के लिए वायरस की प्रथम स्टेज है क्या? नहीं है। नाविक सक्षम ट्रैकिंग उपकरण है क्या? नहीं है। स्वदेशी रूप से निर्मित चिकित्सकीय वेंटिलेटर नहीं है। देखिए फॉरेंसिक रिपोर्टों की सुरक्षा करने के लिए एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है जो बनाया है हरियाणा की पुलिस ने। तो देखिए हाल ही में हरियाणा पुलिस में एक अद्वितीय बार कोडिंग सॉफ्टवेयर ट्रैकिया को अपनाया है। ठीक है, हरियाणा पुलिस ने कर देते हैं। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया यह सुनिश्चित करता है कि हजारों फॉरेंसिक रिपोर्टें जो होती हैं, जो आपराधिक जांच प्रणाली और आगे जाकर न्यायालयों में सुनवाई का आधार बनती हैं, के साथ किसी तरह की छेड़छाड़, ठीक है, या टेपरिंग ना की जाए, क्योंकि ये मुख्य आधार होती हैं उस केस से जुड़े, ठीक है, मेन दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। लोकसभा में संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, संसदीय विशेषाधिकार केवल संसद सदस्यों के लिए ही उपलब्ध हैं। सदन में दिए गए उनके वक्तव्य के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं है। संसद के विशेषाधिकारों के अतिक्रमण या सदन की अवमानना करने के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। ठीक है, किसके पास? संसद के पास। बताइए कौन कौन सा सही है इसमें। देखिए संसदीय विशेषाधिकार ऐसा नहीं है केवल संसद सदस्यों को ही उपलब्ध है, केंद्रीय मंत्री भी तो उसमें बैठते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल चले जाते हैं कभी कभी, उनको भी तो अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी वो उसके सदस्य थोड़ी हैं। तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। सदन में दिए गए उनके वक्तव्य के लिए किसी, ठीक है, सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही का न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब उनको न्यायालय में दंडित नहीं किया जा सकता। सदन में जो कार्रवाई होती है, अगर उस कार्रवाई में न्यायालय की अवमानना होती है तब भी जो है न्यायालय उन लोगों को या संसदीय सदस्यों को दंडित नहीं कर सकता। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्षेत्राधिकार नहीं है। अच्छा नहीं पूछा, हाँ बिल्कुल सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये बोलता है कि न्यायालय दंडित कर सकता है उनको तब गलत होता। संसद को विशेष अधिकारों के अतिक्रमण या सदन की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। ये संसद कर सकती है किसी व्यक्ति विशेष को दंडित। ठीक है, यदि वो संसद के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, ठीक है, या संसद की अवमानना करता है, तो न्यायालय की भी कोई अवमानना करेगा तो न्यायालय भी दंडित कर सकता है उसको। फिलहाल ये दूसरा तीसरा सही है यहाँ पर, पहला वाला स्टेटमेंट जो गलत है, तो सी है इसका आंसर। तो संसदीय विशेषाधिकार मुख्य रूप से सदन के दोनों सदनों के सदस्यों के अधिकारों का समुच्चय है। इसके अतिरिक्त संसद किसी भी समिति में अपना मत प्रस्तुत करने और भाग लेने वाले व्यक्तियों, जिनमें भारत का महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री भी सम्मिलित हैं, को भी यह अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए गलत है क्योंकि ये उसके सदस्य तो होते नहीं, तब भी इनको अधिकार हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में तो प्रश्न ही पूछते हैं कि संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, कार्यवाही में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता लेकिन। ठीक है, याद रखना। देखिए सदन में दिए गए उनके वक्तव्य के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध न्यायालय को कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है, भले ही उससे न्यायालय की अवमानना हुई हो। यदि कोई व्यक्ति संसद के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण या सदन की अवमानना करता है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो उसे दंडित कर सके। 17वां प्रश्न क्या कहता है? बाघ जनगणना 2018 के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक विद्यमान है। ठीक है, आपको बताना है कि बाघों की संख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है। ये तो उसमें भी डाला था कम्युनिटी टैब में प्रश्न।
पहले पर एमपी, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो बाघ जनगणना 2018 के अनुसार बाघों की संख्या के अनुसार मध्य प्रदेश प्रथम, कर्नाटक दूसरा और उत्तराखंड है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। एशियाई हाथी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एशियाई हाथी की 3 उपप्रजातियाँ हैं, भारतीय हाथी, सुमात्रा हाथी और श्रीलंकाई हाथी। एशियाई हाथी IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय सूची में शामिल है, यानी इंडेंजर्ड। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल है एशियाई हाथी। तीसरा सही है, पहला सही है, क्या दूसरा सही है? दूसरा भी सही है। तो सही पूछा है तो सारे के सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है? उत्तरी अमेरिका में रंग भेद को समाप्त करने के लिए, कोरोना काल में चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु, वैश्विक गरीबी को समाप्त करने हेतु या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष हेतु? बताइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष हेतु फिलिपीनी महिला हैं और रूसी पुरुष, एक महिला एक पुरुष की जोड़ी को मिला है, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021, मतलब दिए जाने की घोषणा की गई है तो उन्हीं को मिलेगा। तो फिलीपीन की पत्रकार हैं, पत्रकार का नाम है मारिया रेसा, और रूसी पत्रकार हैं दिमित्री मुरातोव को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर दिया गया है, और यह पुरस्कार 2020 में दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, याद रखना। देखिए, इस पुरस्कार में विजेता को गोल्ड मेडल व 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर भेंट दिए जाते हैं, ठीक है, यानी 1.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 8.5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये हैं मारिया रेसा फिलीपीन की, और रूस के दिमित्री मुरातोव। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। मैंग्रोव, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ और चावल के खेत। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, चावल के खेत, धान के खेत, ये तो वेटलैंड है। क्या प्रवाल भित्तियाँ भी वेटलैंड हैं? मैंग्रोव हैं, डेल्टा हैं, सबके सब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो देखिए, आर्द्र भूमियाँ पारिस्थितिक तंत्र हैं जो या तो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, ये लिखा आ सकता है धान के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, और समुद्री क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार यानी 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते। इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ जैसे अपशिष्ट जल, उपचारित जलाशय, ठीक है, ये सब शामिल हैं वेटलैंड में, आर्द्र भूमियों में। तो ये टेस्ट थोड़ा बड़ा हो गया होगा, 20 प्रश्न थे, बड़ी एक्सप्रेशन थी, इम्पोर्टेंट थी। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद। एडमिट कार्ड जो है इशू ने जारी कर दिए हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर कहाँ पड़ा है, होम डिस्ट्रिक्ट या नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कोई अदर स्टेट का है तो उसका कहाँ पड़ा है, ताकि सुनिश्चित योजना बनाई जा सके पहले ही। धन्यवाद।